गुड इवनिंग। आज अचानक आपके बीच में आने के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो बहुत उत्साहजनक नहीं है, दूसरा वाला थोड़ा बहुत आपके अधिक काम का है। आज व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात की सूचना चली कि बीपीएससी ने 64th इंटरव्यू, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया, बहुत आपने इंतजार करने के बाद वो मेंस का रिजल्ट आया। आप लोगों ने पीछे 2 महीने में बहुत मेहनत किया, खूब मेहनत किया। हम लोगों ने भी जो कुछ भी हम लोगों से हो पाता वो हम हो सकता था, हम लोगों ने किया आज। और इस बात का के लिए हम लोग उत्सुक थे कि जैसे बीपीएससी 65th मेंस के लिए डेट अनाउंस हुआ, तो शायद हमें लग रहा था कि 2-3 दिन के अंदर ही बीपीएससी 64th इंटरव्यू का भी डेट आ जाएगा। और यही उम्मीद करके चल रहे थे कि मेंस के जस्ट बाद पीटी का इंटरव्यू का डेट पड़ेगा और वो 1.5-2 महीना फिर आराम से चलेगा, 35 दिन 40 दिन के आसपास चलेगा। और उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट आने के साथ साथ आपका भी, आपके अधिकारी बनने का रास्ता भी ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। आप भी अधिकारी बन जाएंगे। जो 10% उलझनें बची हुई हैं या 10% के आसपास जो अनिश्चितताएं बची हुई हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी और जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं सब सफल हो जाएंगे। और इसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे थे, अभी तक इतने मेहनत कर रहे थे सब लोग। लेकिन आज निराशा हुई। 1 दिसंबर 2020 से इंटरव्यू का डेट आया। अभी सितंबर चल रहा है, 11 सितंबर आज है, पूरा सितंबर हो गया। अक्टूबर, नवंबर, 2-2.5 महीना इंतजार करना। इतने महीने इंतजार के बाद तो एक तो मेंस का रिजल्ट आया, 2 महीना भी ऑलरेडी इंतजार हो चुका है और फिर और 2.5 महीना आगे इंतजार करना, ये बड़ा उत्साहजनक नहीं है। ये निराशाजनक है ये। और ये निश्चित रूप से जो गतिशीलता है, गतिशीलता को तोड़ेगा। ये जो हमारी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी को ब्रेक करेगा। कंसंट्रेशन भी इससे ब्रेक होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो मुद्दा है वो है 65th का मेंस शेड्यूल्ड है, उसका डेट है। तो उसके लिए आज एक करंट अफेयर्स में क्या क्या हो सकता है, चूँकि पेपर ऑलरेडी उनका बन गया होगा मेंस का। अब एकदम से नहीं होगा कि 10 सितंबर है और उधर 13 अक्टूबर, तो एकदम 1 महीना पहले पेपर मान के चलिए कि पेपर बन गया होगा। और या नहीं अगर बना होगा तो पेपर बनने के प्रोसेस में होगा। बनने के प्रोसेस में होगा तो जो अभी कंटेम्प्ररी इशूज जो सामने हैं उसमें से क्वेश्चन कौन कौन से कंटेम्प्ररी इशूज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उसकी एक सूची, उसका एक लिस्ट मैं अपनी तरफ से एक व्यक्त करना चाह रहा था, आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये 2 मुद्दे आज की चर्चा के हैं। पहला मुद्दा जो 64th का, मैंने जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया तो मैंने फिर अपने स्रोतों से जानकारी लेने की कोशिश किया कि भाई ये ऐसा क्यों किया गया, क्यों 2.5 महीने का टाइम लिया गया, क्यों इतना लंबा पोस्टपोन कर दिया गया एक ही बार में। तो उसके पीछे जो रीज़न बताया गया, उसमें एक रीज़न ये था कि नए जो चेयरमैन साहब हैं वो बीपीएससी में कई सारे काम हो रहा है, बड़े पैमाने पे सफाई का काम चल रहा है, सारे पुराने फाइल वगैरह हटाना, प्लस उसका सीसीटीवी कैमरा और सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो ई गवर्नेंस बीपीएससी में बड़े पैमाने पे ई गवर्नेंस को के प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस करना और सीसीटीवी कैमरे वगैरह यूज करना, और सारे जो बीपीएससी में काम करने वाले लोग हैं उनको अननेसेसरी इंटरेक्शन से बचने की सलाह दी गई है। साथ में जो कोई भी अनडिजायर्ड पर्सन बीपीएससी में प्रवेश ना करे, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और वो सब सीसीटीवी कैमरे से सब मॉनिटर्ड भी होगा कि कोई भी आदमी जो कि अनडिजायर्ड है, जो कि आयोग से संबंधित नहीं है, तो वो आयोग के अंदर ना आए। अगर उसको आयोग से जुड़ी कोई सूचना चाहिए तो आयोग के द्वारा जो ऑनलाइन जो उपलब्ध कराया जाएगा वही एकमात्र सोर्स होगा। वहाँ पे ऑफलाइन में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो एक बात ये रह रही थी। एक उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लेकिन बताई गई कि अभी बीपीएससी में इंटरव्यू लेने के लिए जो 5 या 6 पैनल बनाना था, उसके लिए जो एक्सपर्ट की ज़रूरत थी, उसमें से कई सारे अधिकांश एक्सपर्ट आने से अभी इनकार कर दिए कि अभी इस कोरोना के टाइम पे हम इंटरव्यू लेने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे हम लोग तो सारा ऑनलाइन ऑफलाइन में, मोस्टली ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आप मॉक इंटरव्यू होता भी है तो आप देखते हैं कि हम लोग 6-7 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और हमने मास्क को भी कंपलसरी रखा हुआ है और एक तरह से एक इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन बीपीएससी में तो सारा ऑफलाइन में ही इंटरव्यू होना है
और ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जो पैनलिस्ट थे, जो बोर्ड के जो मेंबर हैं, बीपीएससी के जो मेंबर हैं, वो तो ठीक है, वो तो चेयरमैन के लिए, वो तो जो भी बोर्ड बनेगा उसके जो हेड करेंगे वो तो उसके लिए, लेकिन अन्य जो सदस्य थे उसके बारे में कहा यह गया कि कोई सदस्य वहाँ पे आने के लिए अभी तैयार नहीं था। तो एक तो ये भी रीज़न उसका बनाया गया। और भी कई सारी बातें अभी अफवाह के रूप में चल रही हैं कि आचार संहिता है और आचार संहिता में इंटरव्यू ले करके रिजल्ट देना भी संभव नहीं था। तो कुछ इस तरह की बातें भी, आचार संहिता वाली बातें भी चल रही हैं। लेकिन फिर उसमें चल रहा फिर 65th का मेंस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मेंस होना, जो मेंस चूँकि ऑलरेडी वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, तो उस प्रक्रिया में तो दूसरा उसमें ये आ रहा था कि इसी प्रक्रिया में 64th का भी तो प्रोसीजर काफ़ी पहले शुरू हो चुका है, तो इसको भी सेटल कर देना चाहिए था, इसका भी लिया जाना चाहिए था। लेकिन अब इसका पॉलिटिकल रीजन क्या है, सरकार चुनाव से इसका क्या संबंध है, ये अनसर्टेन है। लेकिन जो कुछ निश्चित बातें बताई गई उसमें यही था कि सारा बीपीएससी में बड़े पैमाने पे ई गवर्नेंस के लिए काम किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि जो पैनलिस्ट हैं वो आने से उन्होंने मना किया है। हम लोग इसी को दोनों को सही बात मान करके, और अब यहाँ पे आपके लिए क्या किया, आप क्या करेंगे। तो आप में से कई लोग तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उन्होंने मेहनत किया हुआ है। हम लोगों के पास कई सारे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें काफ़ी लोग काफ़ी जो व्यवहार कुशलता जिनको कहा जाए एक तरह से, वो व्यवहार कुशलता उनकी बहुत अच्छी है, बिहेवियरल पैटर्न उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, एकदम ब्यूरोक्रेटिक वर्ड यूज करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं, हाव भाव उनका उस तरह का है, एकदम पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उनका है। पाना और हवा भी आपने ठीक कर लिया था, उसको ठीक से थोड़ा प्रेस करा करके उसको ये कर सकते हैं कि कुछ दिन के लिए अब उसको रख दीजिए अपने। और नेक्स्ट कंटेंट वाइज भी आपने काफ़ी मेहनत की है सब लोगों ने, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे जो ऑप्शनल था या हॉबी के लेकर के ये सब। अब लेकिन ये है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो कि जिनका बहुत अच्छा नहीं था। अभी भी कई बार लगता है कि कुछ लोग फ़ोन करके पूछते हैं प्रोसीजरल बातें, अभी भी फ़ोन करके अभी भी लोग पूछते हैं कि गार्डनिंग मेरा हॉबी है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सोचो 2 महीने बाद भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं। तो उन लोगों के लिए जो कि किसी कारण से अपनी सही तैयारी नहीं कर पा रहे थे और आगे उनका कोई आईएएस का या यूपीपीसीएस का या मेंस का, बीपीएससी मेंस का कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो वो फिर अपना जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं या जो भी आपके ऑप्शनल है उसका जो बेस से लेकर के एडवांस तक, बेसिक बातों से लेकर के एडवांस बातों तक उसको ठीक से कर लें। क्योंकि इस मौके को, उनको जो टाइम मिला है, इस मौके को ही अंतिम मौका बनाने के लिए बीएएस में सेलेक्ट होने की उनके द्वारा कोशिश की जानी चाहिए। अपने अंदर में अब 2.5 महीने का टाइम मिल गया, 2.5 महीने के टाइम में कोई एरर नहीं रहे। मॉक इंटरव्यू के दौरान आपको जो भी सुझाव दिया गया, कैसे बोल रहे हैं, कैसे पना ओढ़ावा, कैसे लैंग्वेज यूज करें, बोलचाल की भाषा, की बोलचाल में कहीं एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे एक कैंडिडेट थे जिनका हम लोग मॉक ले रहे थे, बड़े स्मार्ट थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर अंत में कंक्लूजन हम लोग यही निकाले, देसी भाषा में एक ही सेंट शब्द यूज करें जिससे कि उनको समझ में आ जाए। उसके लिए हमने कहा कि इनके बॉडी मैंने लंठई वर्ड उनके लिए बिहार में खूब यूज़ होता है, तो लंठई टाइप का उनका बॉडी लैंग्वेज था। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए, इसको थोड़ा सा सोबर बनाइए, थोड़ा सॉफ्ट बनाइए, ये सुझाव था। तो ऐसे जो भी किसी के लिए कोई फीडबैक अगर गया है, हमने जनरली ही जो भी संभव हो पाया फीडबैक दिया था मॉक इंटरव्यू के दौरान। हर आदमी का वीडियो अवेलेबल है मूवी साला पे, अपने आप को, अपने मॉक इंटरव्यू को या आपने और भी कहीं दे रखा होगा, सबको माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए और जो भी कमी रह गया है उसको दूर करिए, इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, इंटेंसिटी बनाए रखिए, जिससे कि मॉक इंटरव्यू हो जाता और एकदम से निपट जाता और आपके सिर से बोझ हल्का हो जाता। फिर एक दिन रिजल्ट आ जाता और आप खुश हो जाते, रिजल्ट आ जाता, सिलेक्शन हो जाता तो खुश हो जाते, सिलेक्शन नहीं होता तो दुखी हो जाते। ये सब मौका मत दीजिए। एक निश्चित रूप से सिलेक्शन हो और रिजल्ट आए और आप खुश हों, इसके लिए जो भी आप एफर्ट और ज़्यादा अच्छे से अच्छा एफर्ट कर सकते हैं। आज एक खबर आई है कि ये इसलिए भी थोड़ा आज का डिसीजन ख़राब लगा कि इतना सारा यूपीपीसीएस का, इसी कोरोना के दौरान यूपीपीसीएस का इंटरव्यू हुआ और आज उसका रिजल्ट आ गया। काफ़ी लोग उसमें अपने यहाँ, उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है इंटरव्यू देने वालों का, जो यहाँ से जुड़े थे या बाहर से इंटरव्यू के दौरान आए थे, तो उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, काफ़ी लोग उसमें से चयनित हुए हैं। तो यूपीपीसीएस ने अपने लोगों को सेटल कर दिया इंटरव्यू लेकर के और रिजल्ट निकाल करके। बीपीएससी ने पता नहीं क्यों, अब चेयरमैन की भी बड़ी भूमिका होती है। इसके पहले शिशिर सिन्हा जी थे, वो बड़े ट्रांसपेरेंट थे, बड़े बात लोगों से फेसबुक के माध्यम से कोई अनिश्चितता कैंडिडेट्स के मन में नहीं रहने देते थे। वो फेसबुक पे खुद ही आकर के बोल देते थे कि हम कब रिजल्ट देंगे, कब। यहाँ पर फिर वही पुराना ब्यूरोक्रेटिक जो अप्रोच है, वो हमें लग रहा है कि बीपीएससी में बाहर कुछ भी किसी को मुंह नहीं खोलना है, बाहर में किसी को कुछ बोलना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, इतनी अनसर्टेनिटी। अब जब आपने 1 दिसंबर को, तो उसके पीछे 4 रीजन भी अगर उसी में डाल देते
तो बच्चों को जो 3799 लोग हैं उनके लिए थोड़ी राहत की बात हो जाती कि आखिर इस तरह के आर्बिट्ररी डिसीजन का के पीछे लॉजिक क्या है। तो अगर शीर्षी सिन्हा, मुझे लगता है कि शीर्षी सिन्हा जी होते तो ज़रूर लॉजिक बताते, लेकिन अभी आर के महाजन साहब भी तो बड़े अधिकारी हैं, तो बड़े ही बिहार गवर्नमेंट के प्राइम, एक तरह से एक बड़े ही माने प्राइम पोस्टिंग पाने वाले, या लालू जी के टाइम पे भी अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी के रूप में काम करते थे, महत्वपूर्ण विभाग संभालते थे। नीतीश कुमार जी के साथ भी हैं ये, और अभी तो बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में आकर के जो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो 65th का ठीक है एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो डेट उन्होंने दिया बहुत अच्छा डेट दिया, 64th का इंटरव्यू का डेट डाला है, ये थोड़ा सा निराशाजनक है। और जो मोमेंटम टूटा है, सबसे बड़ी बात इससे ये है। लेकिन मेरा फिर वही सुझाव है कि मोमेंटम मत तोड़िए, आप में जो कमी हो हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, जो कमी है उस कमी को दूर करिए, और दूर करके फिर आप समय का इंतजार करिए 1 दिसंबर को। उसके 1 दिसंबर से कम अब एक डेट तो हो गया ना कि 1 दिसंबर से इंटरव्यू होगा, तो जिसका जो रोल नंबर है उसके अनुसार से अपनी प्रिपरेशन को आप दीजिए। और कोई काम अगर है आपके पास, जो सर हमने कहा, उसमें भी उसको आप दे लीजिए। आप आईएएस का दे लीजिए, पीसीएस का, बीपीएससी का दे लीजिए, यूपी पीसीएस का जो 11 अक्टूबर का है वो दे लीजिए। ये सब एग्जाम आप दे लीजिए, ठीक है। जो नहीं तो अदरवाइज जहाँ पे जो है न्यूज़पेपर वगैरह को ध्यान से 2-2.5 घंटे के आसपास 2-1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और बाकी अपने जो ऑप्शनल है या हॉबी है या जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उसको ठीक करते रहिए। मॉक बीच में देते रहिएगा, इसलिए मॉक बीच में देते रहने से थोड़ा मोमेंटम बना रहेगा, कमियाँ पता चलती रहेंगी। एक ही है। नेक्स्ट 65th का है, 65th मेंस का जो डेट है, उस डेट पे पेपर आप जानते हैं जीएस, आपके 3 चैलेंजेज, इंपॉर्टेंट 3 चैलेंजेज हैं, ऑप्शनल का और जीएस के 2 पेपर का। दोनों पेपर में, जीएस के दोनों पेपर में जाएँ तो पेपर 1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन है, और पेपर 2 में आप जानते हैं कि पॉलिटी, इंडियन जोग्राफी और इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी है। मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए कुछ जो पिछले दिनों में कुछ नई बातें घटी हैं, घटनाएँ कई सारी सामने आई हैं, तो उसको लेकर के कुछ का हमने अपने से एक थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, देखा पूरे मैगजीन वगैरह जो कुछ भी आए कि क्या हो सकता है। और बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े टॉपिक को हमने ध्यान में रखा है, 300 ऐसे टॉपिक को जिसमें 300-400 शब्द में आप आंसर लिख सकें। हमने आईएएस के लिए वो 150 वर्ड, या यूपी पीसीएस में जो 75 वर्ड में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के, उसको ध्यान में नहीं रखा है। उस तरह की छोटी छोटी बातों को हमने नहीं लिया है। ऐसा अदरवाइज घटनाएँ तो बहुत घट रही हैं, लेकिन छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को हमने लिया है, और उन बड़ी बातों के आधार पर हमने एक जो लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो हमारा जो आस्था इसका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर देंगे। लेकिन अभी भी जो लोग यूट्यूब पे जो ये जाएगा और बाकी और सब चैनल पे जाएगा, तो वहाँ के लिए मैं वैसे बोल देता हूँ, आप उसको उस टॉपिक का उस टॉपिक को ध्यान करिए, उसके डिफरेंट डायमेंशन जितने हो सकते हैं। जैसे आज ही नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक लाइव टेलीकास्ट उनका आ रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो इसके लिए पोर्टल बना है नीति आयोग, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, 15 लाख सुझाव उस पर आया है। इस 15 लाख सुझाव में से जो भी व्यवहारिक सुझाव होगा उसको सरकार स्वीकार करेगी, और उसमें तो इस तरह से आपके लिए भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 65th मेंस के लिए हो सकता है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके विभिन्न आयाम और किस प्रकार भारत में शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन में सहायक होगा, ठीक है। और इसमें ये होता है कि हाउ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज हेल्पफुल इन फंडामेंटल चेंज इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये है कि आमूलचूल परिवर्तन, फंडामेंटल चेंजेस लाने में किस प्रकार से आप ये सहायक होगा। कुछ आवश्यक सुझाव आपके विचार से क्या या आदर्श हैं, या ये सारी आवश्यकताओं को नए विश्व में भारत की भूमिका की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, या कुछ अन्य इसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए। कमेंट कर विचार दें या सुझाव दें, ऐसे कुछ आ सकता है क्वेश्चन। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में खूब अच्छे से जान लीजिए, ये कुछ आपके लिए इस बार के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जाते हैं तो जैसे एजीआर का मामला आया था, एजीआर के मामले में टेलीकॉम इंडस्ट्री से, क्योंकि आप जानते हैं कि आज की डेट में टेलीकॉम डिजिटल जो टेलीकम्युनिकेशन है वो गवर्नेंस से लेकर के इलेक्शन से लेकर के सोशल, कल्चर, इकोनॉमी, सब चीज़ का बेस बन गया है। और इसमें मल्टीपोलर होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी एक कंपनी की या 2 कंपनी की, मोनोपोली या डुओपोली नहीं होनी चाहिए। इसमें मल्टी एजेंसीज होनी चाहिए, जिससे कि कंपटीशन रहे और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी इम्प्रूव हो, और साथ में कस्टमर फ्रेंडली भी चीज़ें रहें, प्राइस भी कम रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंपटीशन रहे, और कंपटीशन में जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एजीआर का मामला था,
तो एजीआर के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है और उस पर हमने एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से हमने समझा करके यूट्यूब पे ही वीडियो डाला हुआ है। तो ये एजीआर का मुद्दा और किस तरह से टेली कम्युनिकेशन से उसको जोड़ करके आप इसको करिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा डिसीजन आया था, जो कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, ये मुद्दा है ये कि अब इसको तो ये तो अदरवाइज जाएंगे छोटा, लेकिन बिहार जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में, बिहार जैसे परंपरागत समाज में जहाँ पे 88% लोग गाँव में रहते हैं और मुख्य रूप से गाँवों का राज्य है वो, तो वहाँ पे पुरुष प्रधान राज्य है, तो वहाँ पर ये डिसीजन कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है, इसकी व्यवहारिकता, इसकी क्या सीमाएँ हो सकती हैं, इस बात पे तो इसको भी थोड़ा बहुत एनालाइज कर लीजिएगा। इसको एक मुद्दा ये भी इसमें आता है। उसके बाद जाते हैं तो एक और इस तरह के मुद्दों में जाएंगे तो एक वस्तु एवं सेवा कर में गिरावट आया है और राज्यों के साथ विवाद इसमें देखने को मिल रहा है। जैसे एक्चुअली क्या होता है, 2017 में जब जीएसटी को लागू किया गया था तो 5 उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे वो तो सब किए गए थे, उसके साथ साथ 5 लेजिस्लेशन भी आया था, 5 कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी की गई थी और उसमें 4 सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा किया था और एक स्टेट गवर्नमेंट का था। जो स्टेट गवर्नमेंट का था जो SGST राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किया गया था और उसके अलावा 4 सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, संसद में पारित किया गया था। उसमें एक था IGST का मुद्दा, दूसरा CGST का, CGST से जुड़ी हुई कानूनी प्रक्रियाएं, IGST से जुड़ी हुई कानूनी प्रक्रियाएं 2, UTGST यूनियन टेरिटरी जहां अपनी विधानसभाएं नहीं हैं उनके लिए एक UTGST का एक प्रोसीजर आया था, 3 हुआ। एक चौथा आ गया था, जो 4th आया था वो था राज्यों को कंपेंसेट करना, अर्थात GST को लागू करने के दौरान राज्यों को, जिन राज्यों को रेवेन्यू लॉस होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो कलेक्शन में जो लॉस होगा, दैट विल बी कंपेंसेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसका प्रावधान, कानूनी प्रावधान किया गया। अब ये जो 25 मार्च के बाद या कोरोना के दौरान पिछले 6-7 महीनों में GST में कमी आई है, GST कलेक्शन में कम हुआ, राज्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कम हुआ है, राज्यों का भी कम हुआ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को अब जो हिस्सा जा रहा है, तो जो उनको, तो अब राज्यों का कहना ये है कि भाई आपने कानूनी रूप से कमिटमेंट किया हुआ है, अब आप हमारी बात को मानिए, अब हमें लीगली आपके लिए बाइंडिंग है कि आप हमें हमारा जो लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, वो कंपनसेट करें, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये ईश्वरीय प्रकोप है, पेंडेमिक है ये, और पेंडेमिक कोई नहीं जानता है, कानून भी नहीं जानता था, जब कानून हम बना रहे थे तब भी हम नहीं जानते थे कि ऐसी कोई आपातकालीन परिस्थिति आ सकती है। तो इसलिए उस आपातकालीन परिस्थिति में हमने प्रावधान नहीं किया इस तरह के कि पेंडेमिक के कंडीशन में अगर GST कम होता है, सेंटर का भी कम होता है, तो निश्चित रूप से स्टेट राज्यों का भी कम होगा, तो कंपेंसेट करने का क्या होगा। तो ये विवाद विशेषकर कांग्रेस पार्टी शासित जो राज्य हैं, विपक्षी जो कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके शासित राज्यों ने इस मुद्दे को उठाया है और इसको इंडिया के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की वादा खिलाफी टाइप के बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। GST काउंसिल की 41वीं बैठक बड़े हंगामेदार हुई थी, उसके बाद फिर GST काउंसिल की बैठक है और उसमें ये बीच का कुछ रास्ता निकाला जा रहा है। बीच में ऐसी भी सूचनाएं आई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी क्षतिपूर्ति है, जो भी राज्यों का जो लॉस है, दैट विल बी निश्चित रूप से उसको कंपेंसेट किया जाएगा और इसका रास्ता, प्रोसीजर इसका तय हो रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स डिमांड करेंगे कि भाई जो भी GST में लॉस हो रहा है, हर महीने में जो GST में लॉस हो रहा है, दैट शुड बी कंपेंसेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी एक आपके लिए एक मुद्दा है। इनके अलावा जा रहे हैं तो जैसे बिहार के संदर्भ में जाएंगे तो बिहार चुनाव मुख्य मुद्दा क्या है, बिहार के चुनाव का, ये भी आपको जानना चाहिए। इस बार के लिए जो बिहार सरकार की उपलब्धियाँ और आने वाले दिनों के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए बिहार के विकास का, और चुनाव में क्या मुख्य मुद्दे हैं विपक्षी दल द्वारा, महागठबंधन द्वारा या NDA के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए चुनाव से रिलेटेड। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार का एक अम्ब्रेला स्कीम है और उसके प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। अभी जो मत्स्य संपदा को लेकर के अभी एक जो ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने इसका काफ़ी तारीफ़ किया, हर घर नल का जल का और जल जीवन हरियाली का, दोनों का तारीफ़ किया। तो जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की एक अम्ब्रेला योजना है, एम्बिशियस योजना है और होना भी चाहिए, चूँकि बिहार में बहुत ख़राब स्थिति है। जो अभी नीति आयोग के द्वारा जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो विभिन्न राज्य के स्तर पे जो रिव्यू जारी किया गया है, उसमें जो वन आच्छादन और ट्री की बात की गई है, तो केवल 2.5% ट्री है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, और 7% के आसपास फॉरेस्ट कवरेज की बात की गई है। तो बिहार जैसे राज्य में जहाँ 12 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ पे अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, हरियाली का बढ़ावा नहीं देंगे, तो पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा और सभ्यता के सामने, सभ्यता संस्कृति के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है बिहार में।
तो इसलिए बिहार सरकार द्वारा तो ये जल जीवन हरियाली को भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जाते हैं तो फिर आपका कोरोना रिलेटेड कोरोना अनलॉक जो 1.0, 2.0, 3.0 और अब 4.0 चल रहा है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना अनलॉक कितना बड़ा जोखिम है। लॉकडाउन और अनलॉक में जब देश में कोरोना की संख्या में वृद्धि हो रही है, अनलॉक की ओर जाना ये कितना कितना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है या कितना न्यायपूर्ण कार्य है, कितना उचित कदम है, अपने विचार दें। तो ये अनलॉक और लॉकडाउन और अनलॉक ये जो दोनों हैं, दोनों के बारे में भी आप इसको जान लीजिएगा। इसके अलावा जाएंगे तो कोरोना का आर्थिक प्रभाव, और आर्थिक प्रभाव में जो अभी रिपोर्ट एक आया जो फर्स्ट क्वार्टर का अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए जो जीडीपी ग्रोथ का जो रिपोर्ट आया है -23.9% डिक्लाइन हुआ है। हमने इस पर चर्चा भी करी है, यूट्यूब पे ही चर्चा किया हुआ है। तो ये जो -23.9% का जो डिक्लाइन हुआ है, ये कोरोना का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और इसका कैसे फॉरेन ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, आरबीआई के द्वारा आरबीआई का जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, अन्य सर्विसेज में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कोर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, हाँ एग्रीकल्चर में पॉजिटिव है तो क्यों है, और बढ़ाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कोरोना का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। उसका अब तो डेटा आ गया, उस डेटा से कंपेयर करके उसके बाद आता है कि कोरोना का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, उस इकोनॉमिक इम्पैक्ट से बाहर, जो निगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उससे बाहर निकलने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 आया था, अब समय आ गया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 की। तो ये 1 में क्या था और 2.0 में क्या था, ये दोनों को आपको अच्छे से एक बार इसको भी देख जाइएगा। ये जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसको मैथ की तरह इसका आंसर लिखा जा सकता है, बहुत सारे डायग्राम बना कर इसका आंसर लिखा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अब अगर कुछ ग्लोबल लेवल के मुद्दों की बात अगर करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए, उसमें एक एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट जो नीति आयोग ने अभी जारी किया है राज्यों के लिए, तो इसको भी एसडीजी के जो 17 पॉइंट हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। 17 और 16 पॉइंट्स के लिए नीति आयोग ने राज्यवार रिव्यू दिया है, तो उसमें बिहार को स्पेशल संदर्भ लेते हुए एसडीजी के 17 लक्ष्य और बिहार के विशेष संदर्भ में नीति आयोग के द्वारा की गई समीक्षा रिव्यू रिपोर्ट जो दिया गया है उसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ये रिपोर्ट चला है। उसके बाद जाएंगे तो हमने हिंदी वाला तो डाला भी था, 17.5 रिपोर्ट की क्या स्थिति है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी जो 1 पेज का इसका रिव्यू रिपोर्ट आया है तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जाएंगे तो कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो कि मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसमें एक भारत चीन विवाद इम्पोर्टेंट है ही। भारत चीन विवाद के संदर्भ में जो इंडिया की विदेश नीति और इंडिया की रक्षा तैयारी या रणनीतिक तैयारी क्या होनी चाहिए, तो ये एक मुद्दा ये है। उनके अलावा जाएंगे तो अमेरिकी चुनाव और भारत का संदर्भ क्या है, तो अमेरिकी चुनाव के प्रोसीजर कंप्लीट देख लीजिएगा, अमेरिका में कैसे चुनाव होता है, रिपब्लिकन के कौन हैं, डेमोक्रेट्स के कौन हैं उम्मीदवार, उसमें कमला हैरिस का मुद्दा, प्लस अमेरिकी चुनाव का भारत से बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ, इतना महत्वपूर्ण भारत के लिए कोई अमेरिकी चुनाव नहीं हो सकता था जैसे चाइना के साथ चाइना जो तनाव है उसमें अमेरिकी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो भारत को ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि फिर वो बातचीत का, डेमोक्रेट्स आएंगे वो बातचीत का, और फिर चाइना को बातचीत के लिए बहुत ज़्यादा वो समझा नहीं पाएंगे, चाइना अपने एजेंडे पे चलता है। तो डेमोक्रेट्स थोड़े से सॉफ्ट माने जाते हैं, रिपब्लिकन थोड़े हार्ड माने जाते हैं, और अभी भारत का इंटरेस्ट अमेरिका की जो चाइना के प्रति पॉलिसी है उसके हार्ड होने में ही भारत का इंटरेस्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो स्ट्रेटजिक हो। अभी जैसे आज ही के न्यूज़ पर हम पढ़ रहे थे तो इंडिया ने जापान के साथ एग्रीमेंट किया है कि इंडिया जब कोई अगर इमरजेंसी आता है तो इंडियन आर्मी कैन यूज़ जापानी बेस एंड जापानी आर्मी कैन आल्सो यूज इंडियन बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से कि मान लीजिए चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो इंडिया जापान के बेस को यूज कर सकता है, और उसी तरह से जापान के द्वारा भी। और क्वाड का जो मुद्दा है तो इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति वाला जो मुद्दा है उसको ध्यान रख दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर एक और है मुद्दा, क्वाड का जो इशू है, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया, इनका चाइना की बढ़ती चुनौती के संदर्भ में इनकी क्या भूमिका हो सकती है, यहाँ पे भारत को क्या करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ये चाइना वाला और अमेरिकी चुनाव, ये दोनों मुद्दा इंपॉर्टेंट है। ब्रेग्जिट का मुद्दा पहले से भी चल रहा है, ब्रेग्जिट अब थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी ब्रेग्जिट में जाएंगे तो एक ट्रेड नेगोशिएशंस ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच में चल रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेग्जिट को पढ़ के रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। उसके बाद जाते हैं तो ये जो तालिबान का यूएसए और अफ़गानिस्तान की जो मुद्दा है, ये पूरे मुद्दे को ठीक से देखिएगा, तालिबान और यूएसए के बीच में किस तरह से एग्रीमेंट हुआ और इसका अफ़गानिस्तान में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इंडिया का इसमें क्या भूमिका है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जाते हैं तो ये कश्मीर का मामला भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, विशेषकर पाकिस्तान एकदम डेस्परेट है कश्मीर को लेकर के। तो ये कश्मीर एंगल, कश्मीर में 370 का या 35A का मुद्दा हुआ,
या फिर जो उसको राज्य के दर्जे से हटा करके उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाना, या फिर उसमें जाते हैं तो अभी जो चेंजेज कश्मीर में चेंजेज की बात की जा रही है, उसमें जो नागरिकता वाले मुद्दे पे जो परिवर्तन किया गया, तो इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं। तो कश्मीर वाला इशू को भी एक बार आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद कश्मीर के मामले के बाद फिर आता है दक्षिण चीन सागर डिस्प्यूट। कॉमन है ये मुद्दा, क्योंकि फिर दक्षिण चीन सागर का जब आता है तो उधर से वियतनाम भी आ जाता है, फिलीपींस भी आ जाता है, इंडोनेशिया भी आ जाता है, तो ये सारे ताइवान वगैरह का मुद्दा भी इस सब में आ जाता है। तो दक्षिण चीन सागर का भी मुद्दा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये डेड मुद्दा नहीं है, यद्यपि बीपीएससी में एक बार पूछ चुका है, लेकिन अभी भी आगे दोबारा इसको पूछा जा सकता है। इसके बाद जाएंगे तो हांगकांग का मुद्दा है, वो चाइना के लिए, चाइना के सेंस में, चूँकि अभी सब चाइना के अगेंस्ट की बातें चल रही हैं, तो उसमें ऐसे सारे मुद्दे को हाईलाइट किया जा सकता है जो कि चाइना के अगेंस्ट में है। और उसमें हांगकांग में जो डेमोक्रेटिक जो लड़ाई चल रही है, डेमोक्रेसी के लिए जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो उसको उस विवाद पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका सारा आप ब्रेन मैप बना करके, एक फ्लो चार्ट टाइप का बना करके, उसके सारे जितने भी फैक्ट हैं सबको ध्यान कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछे तो जिससे कि फैक्ट की कमी ना हो, पॉइंट्स की कमी ना हो, उसके सारे कैरेक्टर का नाम वगैरह सब याद रहना चाहिए, कैरेक्टर के नाम ऐसा ना हो कि भूल जाए। तो ये इसमें से आता है। उसके बाद जाते हैं तो बेलारूस का मामला भी काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है इसमें। अभी यूएई और इजराइल के बीच में जो एक बातचीत चली, जो उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड हुआ है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बदले हुए गल्फ का जो बदला हुआ सिचुएशन है, परिस्थिति है, उस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से यूएई का मुद्दा हो गया, और फिर ये यूएई इजराइल का मुद्दा हो गया। अब ईरान वाले में जाएंगे तो इंडो ईरान और उसमें जो भूमिका है वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है। और उसमें जैसे कि जानते हैं चाबहार बंदरगाह वाला जो मुद्दा है ये है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को हमें लग रहा है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। और भी कोई नई बात आती है तो हमने तो इसमें जो भी एक दो पार्ट में बांटा। अंतर्राष्ट्रीय में एक बेरूत में जो विस्फोट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ, तो वो भी एक मुद्दा आ सकता है। एक मॉरिशस और जो श्रीलंका में जो ऑयल स्पिलिंग जिसको बोलते हैं, तो वो हो रहा है, तेल का रिसाव और उसका इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट हुआ है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, उसमें भी कुछ कर लीजिएगा, उसका भी एक तैयारी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जाएंगे तो अभी तक के अनुसार एक राजस्थान में जो विधानसभा में जो राजस्थान में विधानसभा का जो विवाद हुआ था, वो विवाद वाला भी मुद्दा है। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए नहीं बनेगा कि वो एक विवाद है, वो विवाद में कुछ कंक्लूजन अभी तक निकला नहीं है, तो इसलिए अदरवाइज कुछ बेसिक फैक्ट जान कर रखें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। और जो एफआईआर पटना में हुआ था, 0 एफआईआर हुआ था, उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में, और वर्तमान में जो भी नारकोटिक्स ब्यूरो है उसके द्वारा जांच, ईडी के द्वारा जांच, सीबीआई के द्वारा जांच, ये सारे मुद्दे से तो सारे जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको पॉलिटिकल एंगल से मत देखिएगा, उसको एक फैक्चुअल एंगल से उसका एक ब्रेन मैप बना लीजिए और उसके फैक्ट्स को अपने ध्यान में रखिए। ये सब मुद्दे हैं। और फिर एक बीपीएससी में कम से कम एक पॉलिटी वाले में जाके, चाहे इवन इकोनॉमी वाले में भी, इसमें करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो आर्टिकल 19 में जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला जो फंडामेंटल राइट है, और उसका किस तरह से बड़े पैमाने पे यूज और मिसयूज हो रहा है, और मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो उस मुद्दे को भी एक बार आप ध्यान कर लीजिएगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और आप इसका एक पेज का, ज़्यादा का नहीं, माने पूरे स्टोरी मत राइटिंग करिए, एक पेज का आप ब्रेन मैप बना लीजिए, पॉइंट में फॉर्मेट बना लीजिए, और फॉर्मेट बना करके आप करीब 15 पेज बनेगा, उस 15 पेज को आप बार बार लिख करके इसको करिए। सोर्स के इसके लिए सोर्स जो यूज कर सकते हैं, तो उसमें जो विजन का मैगजीन है, तो विजन के मैगजीन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें वो बड़े साफ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, टेलीग्राम पे सब आता भी है आज के डेट में। जुलाई का चाहे उनके अपने साइट से भी, विजन के साइट से भी जाकर के उस मैगजीन को डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी का, इंग्लिश का, और उसमें अपने लिए। अब वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे छोटे, ध्यान रखिएगा, आईएएस में करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें 150 शब्द का भी है, 250 शब्द का भी है, लेकिन यहाँ 350-400 शब्द का है। तो छोटी बातों को मत उठाइएगा, नहीं तो बर्डन आपका बढ़ जाएगा। ऐसे टॉपिक को ही सामने रखिएगा जिसका लार्जर इंटरेस्ट हो, ग्लोबल इंपॉर्टेंस हो, नेशनल इंपॉर्टेंस हो, स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंस हो। छोटी बातों को उठाएंगे तो लिस्ट लंबा हो जाएगा, और फिर और अननेसेसरी फैक्ट इकट्ठा करके नोट्स को मोटा कर लेंगे तो उसका दिक्कत ये होगा कि फिर जो काम की बातें हैं वहाँ से ध्यान कट करके जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर चला जाएगा,
और उस पर चला जाएगा तो फिर वो फिर आपका करंट अफेयर्स जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एवरेज हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि विजन वाला जो मैगजीन है उसको आप ध्यान में कर लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण का भी 2-3 महीने का पीछे का हो तो उसको, कुरुक्षेत्र योजना को भी मैं फिर से जो बीपीएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ कि पीछे 3-4 महीने का कुरुक्षेत्र और योजना, ये दोनों मैगजीन में कुछ इनर्जी रिलेटेड, इंक्लूसिव समावेशी विकास से संबंधित या जीएसटी से संबंधित या पर्यटन से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड वहाँ पे कुछ आर्टिकल अगर हैं तो वहाँ पे जैसे नहीं होता वेस्ट मैनेजमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, तो कुछ ज्योग्राफी और इकोनॉमी और सोशल इश्यूज टाइप के, साइंस टेक्नोलॉजी टाइप के जो कुछ ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि कई बार मेन फ्रेम क्लास में, हेल्थ से रिलेटेड मेन फ्रेम क्लास में नहीं आ पाता है, तो वहाँ से कुछ आर्टिकल को आप चाहें तो आप उसको देख लीजिएगा और देख करके अपना, लेकिन अब कोशिश यही करिए कि जो भी आपके पास एलेबोरेटिव जो नोट्स है उसको आप ब्रेन मैप में ले आइए और उसको सिनॉप्सिस में ले आइए और आंसर, क्वेश्चन आंसर पे अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर को फेस करने की कोशिश करिए। इकोनॉमिक्स का 40-50 क्वेश्चन, पॉलिटी का 40, इस तरह से अधिक से अधिक क्वेश्चन फेस करिए, माने अपने दिमाग पर, जो माइंड पर क्वेश्चन को, जिससे कि एग्जाम हॉल में जब आप आएँ तो वहाँ क्वेश्चन देख करके आपको डर ना लगे और क्वेश्चन को फ्रेम करने में, थॉट प्लान करने में भी आपको उलझन ना हो। तो इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन को फेस करिए, जिससे कि ऐसा लगे इतने क्वेश्चन फेस कर लीजिए कि एग्जाम हॉल में जाए तो उसी तरह का कुछ क्वेश्चन वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इससे आपको कम से कम अनइजीनेस नहीं रहेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन को फेस करके उसका थॉट प्लान करते थे, थॉट प्लान मतलब ये क्वेश्चन की क्या डिमांड है और उस डिमांड के अनुसार मुझे क्या क्या लिखना है, कौन सा उसके लिए हमें इमेज यूज करना है, कौन सा टेबल यूज करना है। हमने आपको एक और बात बताई थी कि आप गूगल इमेज में जा सकते हैं। गूगल इमेज पर जब भी कोई टॉपिक है, ई गवर्नेंस का ही है या साइबर क्राइम के रिलेटेड ही है या जीएसटी को लेकर के ही कोई टॉपिक में है, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में ही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में ही है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में है, किसी भी टॉपिक के बारे में, स्मार्ट सिटीज़ के बारे में ही है, तो गूगल इमेज पे जा करके वहाँ से अपना ब्रेन मैप में ले लीजिए कि भाई ये जो मैप होगा मैं अपने आंसर में ले जाऊँगा। तो आप इस लेवल पर आप काम करिए और उसको यूज करके आप कोशिश करिए कि आपका एग्ज़ाम, आपका ये सब चीज़ अच्छे से जाए, ठीक है। तो फिर चलो अब अंत करते हैं इसमें। फिर इसे बीपीएससी 65th के कुछ जो नए मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर के फिर आपके बीच में आएंगे। और अब चूँकि इंटरव्यू का डेट टल गया है तो कुछ ऐसे ही मुद्दे चर्चा करेंगे जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स के टॉपिक कुछ बीच में लेके आते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे। बीच बीच में कभी कभी हम लोग जो 64th इंटरव्यू है उसके लिए एक क्वेश्चन आंसर से सबके लिए बस यही एक सुझाव है कि आस्था यस का ऐप है ऑलरेडी, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे लिंक शेयर किए गए हैं। तो आस्था यस का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर डाउनलोड करके उससे हम लोग क्या करेंगे कि 3 पैनलिस्ट जैसे सामने बैठ गए तो आस्था इसके ऐप में, चाहे यूट्यूब में, चाहे इस तरह के जितने ऐप हैं उनके साथ, जूम के अलावा बाकी जितने ऐप हैं उनके साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप मान लो उसमें से 500 लोग उसमें जुड़ गए, सबके पास ऐप डाउनलोड है, हमने 64th के लिए कोई क्वेश्चन आंसर सेशन रखा, सब लोग उसमें जुड़ गए, तो आप उसमें जैसे अभी क्या होता है कि कई बार लाइव रहने पे वो मछली बाजार टाइप का बन जाता है, हर आदमी क्वेश्चन पूछने लगता है और फिर कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। उसमें आप कमेंट में लिखेंगे अपना क्वेश्चन, कमेंट में क्वेश्चन लिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे कि वहाँ से प्रिंट आउट लेकर के, फोटो खींच करके अपने सामने रख करके और 3 लोग 4 लोग जो हम लोग बैठे रहेंगे तो बैठ करके आपको बीच बीच में हम लोग, मैं राकेश जी हैं, अतुलैया जी हैं या लोकेश झा सर हैं, तो ऐसे कई लोग बैठ जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज कई लोग बैठ जाएंगे और बैठ करके आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका 2-3 घंटे का हम लोग बीच बीच में सब वो करते रहेंगे, इंटरेक्शन करते रहेंगे, जिससे कि 64th इंटरव्यू देने वाले लोग हैं वो उनका कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, उनका जो उत्साह है उत्साह खंडित ना हो। और 65th के लिए फिर हम करंट अफेयर्स के सेक्शन के साथ आज थे, फिर हम इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी के आपके लिए टॉपिक्स लेके आएंगे और उसमें क्या इंपॉर्टेंट कुछ बातें हो सकती हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए उसकी चर्चा कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट भी लेकर के आएंगे, यूट्यूब पे भी डालेंगे, जो कि ऐसे लोग जो आस्था ये से नहीं जुड़े हुए, वैसे हमने आस्था ये से नहीं भी जुड़े हुए लोग थे उनको यूट्यूब में कहा और हमने अधिकांश लोगों को उनका नोट्स भेज दिया, PDF जो क्लास नोट्स था वो हमने भेज दिया। हमने आस्था ये का जो इंटरव्यू ग्रुप है सब जगह सारा हिंदी और इंग्लिश में क्लास नोट्स का PDF शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आपके कोई जान पहचान के हों तो आप ले लीजिए। अदरवाइज कुछ लोग अगर ऐसे हैं तो आप PDF डिमांड करेंगे, जो यूट्यूब के साथ जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप PDF डिमांड करिए, यहाँ से आपके मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दिया जाएगा।
ठीक है। 65th का मेंस को अच्छे से तैयारी करिए। अभी लगभग 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने का टाइम बीपीएससी का जो 65th का सिलेबस है उस सिलेबस के लिए पर्याप्त टाइम है, बहुत टाइम है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना सब वही बात है कि लिस्ट एक बार चेकलिस्ट बना लीजिए अपने इकोनॉमी का, साइंस टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, करंट अफेयर। जैसे आज हमने करंट अफेयर्स का बनवाया, उस तरह से आप पॉलिटी का, इकोनॉमी का मैं भी अपनी तरफ से आके आपको बनवा दूंगा, और फिर अपने नोट्स को उसके अकॉर्डिंग। और फिर वही बात है कि अब पूरा स्टोरी इकट्ठा करने के बदले आप ब्रेन मैप के रूप में टॉपिक को सुलझाइए, और सुलझा करके गूगल इमेज से मैं डिसाइड करके कौन सा वहाँ से इमेज उठाऊं जो कि मैं अपने आंसर में प्रोड्यूस करूँगा। तो इस तरीके से चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।